चलो देखो बेटा, अगला चैप्टर देखो, उसमें 4-5 न्यूमेरिकल होते हैं, उसको बता देंगे। अगला चैप्टर देखिए, वेव ऑप्टिक्स। ध्यान से देखिए भैया, बेटा बात ना करो। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहली आपकी आती है न्यूटन्स करपस्कल्स थ्योरी। अब इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया है, इस चैप्टर में थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरी बहुत आती है और थ्योरी है सबसे ज़्यादा, तो उसको आपको समझना है कि किस टॉपिक में बातचीत चल रही है और क्या बता रहे हैं। न्यूटन्स करपस्कल्स थ्योरी, ये थ्योरी आई थी 1675। इस थ्योरी में इन्होंने बताया था, पॉइंट नंबर 1, एवरी लाइट सोर्स emits teeny particles called corpuscles। उन्होंने अपने पहले पॉइंट में बताया कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत से छोटे छोटे पार्टिकल उत्सर्जित होते हैं जो करपस्कल्स कहलाते हैं। अब इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल पे आप बल्ब ले सकते हैं, बल्ब आप ले सकते हैं, ट्यूब लाइट आप ले सकते हैं, सन, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल। तो जैसे ट्यूब लाइट लगी हुई है, बल्ब लगा हुआ है, तो इनका कहना था कि इन सभी लाइट सोर्स से छोटे छोटे पार्टिकल इमिट होते हैं और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को करपस्कल्स कहा जाता है। और ये पार्टिकल कैसे होते हैं इसका डिस्क्रिप्शन भी इन्होंने बताया। ये पार्टिकल सबसे पहले तो इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक के साथ साथ रिजिड होते हैं, रिजिड एंड मॉसलेस एंड डिफरेंट शेप एंड साइज, डिफरेंट शेप एंड साइज। इलास्टिक का मतलब समझते हैं, बहुत मजबूत पार्टिकल होते हैं। इलास्टिक की 2 डिफिनीशन बताई थी हमने क्लास 11th में, एक वो जो अपनी शेप और साइज के चेंज होने का अपोज करे, परिवर्तन का विरोध करे, और एक वो जो चेंज करे लेकिन एक्सटर्नल फोर्स हटा लेने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए। दोनों ही डिफिनीशन आपकी किसकी कहलाती है, इलास्टिक पार्टिकल या इलास्टिक बॉडी की कहलाती। रिजिड का मतलब होता है दृढ़, मजबूत, सॉलिड। मॉसलेस जिसका कोई मॉस ना हो। डिफरेंट शेप एंड साइज, कहा पार्टिकल निकलते तो हैं लेकिन उन सब का शेप और साइज क्या होता है, सबका शेप और साइज अलग अलग होता है। फिर उन्होंने अपने सेकेंड पॉइंट में बताया कि करपस्कल्स ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, करपस्कल्स ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। करपस्कल्स सीधी रेखा में चलते हैं। क्या बताया इन्होंने कि करपस्कल्स सीधी रेखा में चलते हैं। तीसरे पॉइंट में इन्होंने बताया कि करपस्कल्स हैव डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम्स, इन्होंने बताया कि करपस्कल्स अलग अलग स्पीड से अलग अलग माध्यम में ट्रेवल करता है।
करपस्कल्स हैव हटा के लिख दीजिए ट्रेवल्स, करपस्कल्स ट्रेवल्स डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम्स। पर यहाँ पे इनकी थ्योरी थोड़ी सी अलग थी। इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया था कि वेलोसिटी ऑफ डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रेयरर मीडियम। इनका कहना था कि डेंसर मीडियम में स्पीड की लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और रेयरर मीडियम में स्पीड की लाइट कम होती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। अभी इन्होंने कैसे बताया उसको भी अभी डायग्राम बना के समझाएंगे। अभी आपको पॉइंट वाइज इनकी थ्योरी बता रहे हैं जो इन्होंने बताया है। अगर दूसरा एग्जांपल लिखना चाहें तो वेलोसिटी इन वाटर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन एयर। इन्होंने कहा वाटर में लाइट की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू एयर के। ये हो गया इनका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने बताया कि डिफरेंट कलर्स corpuscles, different colors corpuscles have different shape and size, different shape and size। अब इन्होंने बताया कि अलग अलग कलर के करपस्कल्स अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। जो इन्होंने बताया था कि सपोज करिए हमने यहाँ पे एक ट्यूब लाइट बना लिया, ये आपकी ट्यूब लाइट है और इस ट्यूब लाइट से छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि इन टिनी पार्टिकल्स का जो कलर होता है वो अप्रॉक्सीमेट विबग्योर के कंपैरिजन होता है। यानी सन से जितनी भी लाइट इमिट होती है, सन से यही लाइट तो इमिट होती है विबग्योर, तो इन्होंने बताया कि कोई भी लाइट सोर्स हो वहाँ से विबग्योर ही इमिट होते हैं और साथ में छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में इमिट होते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा कि डिफरेंट कलर्स करपस्कल्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। शेप एंड साइज, सबका शेप और साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये इनकी थ्योरी थी। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में इतनी बात बताई। अब अगर हम इसको विद डायग्राम बताएं तो डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लीजिए। पहला पॉइंट क्या था इनका, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हम इनके थ्योरी की, एक्सप्लेनेशन। पहला पार्टिकल तो एज इट इज इन्होंने क्या कहा था, करपस्कल्स ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब क्या है, करपस्कल्स ट्रेवल्स, या ट्रेवल्स की जगह एक वर्ड और यूज किया जा सकता है, प्रोपेगेट्स। तरंगों के चलने या प्रकाश के चलने के लिए ये वर्ड ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा सुइटेबल है। इसका मतलब होता है प्रकाश का चलना, प्रकाश का गति करना। तो करपस्कल्स ट्रेवल्स या प्रोपेगेट्स इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन। इन्होंने कहा कि करपस्कल्स सीधी रेखा में चलते हैं अगर वो स्ट्राइक नहीं करते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है और इस बल्ब से लाइट टिनी पार्टिकल्स के फॉर्म में इमिट हो रही है, तो ये एवरी डायरेक्शन में इमिट होगी। अब जो ये पार्टिकल्स हैं ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रैवल करेंगे। अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे, अगर स्ट्राइक नहीं करते हैं तो जैसे ही स्ट्राइक करेंगे इनका एक्सप्लेनेशन चेंज हो गया। अब इन्होंने दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या बताया, रिफ्लेक्शन। इन्होंने रिफ्लेक्शन के बारे में बताया कि सपोज करिए कि आपके पास कोई सरफेस है, इस सरफेस पे जैसे ही ये टिनी पार्टिकल्स स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने नॉर्मल क्रिएट किया और यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये टिनी पार्टिकल्स सेम मीडियम में रिटर्न हो जाते हैं विद द रिफ्लेक्शन एंगल। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि यहाँ पे आपका इंसिडेंट एंगल बनेगा और यहाँ पे आपका क्या बनेगा, रिफ्लेक्शन एंगल बनेगा। और ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। प्रूफ नहीं दिया इन्होंने, फिर से याद रखिएगा, इन्होंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन, इन सब का ये प्रूफ नहीं दे रहे थे,
सिर्फ एक थ्योरी के थ्रू कह रहे थे। तो इनका कहना था कि अगर कोई करपस्कल्स टिनी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल कर के आ रहे हैं और किसी सरफेस से स्ट्राइक कर रहे हैं तो वहाँ से वो क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए इन्होंने नॉर्मल क्रिएट किया और नॉर्मल क्रिएट करने के बाद में टिनी पार्टिकल्स को यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दिया। फिर इन्होंने कहा जो इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन था वो था थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट को हम यहाँ बना लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए, सरफेस बनाया हमने और ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है। कैसा सरफेस है, ट्रांसपेरेंट। यहाँ पर क्या करिए, रेड ऑक्साइड या मरकरी का पॉलिश कर दीजिए क्योंकि आपकी ट्रांसपेरेंट सरफेस नहीं है। अब ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है। अब आप देखिए ध्यान से कि यहाँ से छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं और यहाँ इन्होंने डट 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 से क्या क्रिएट किया, नॉर्मल क्रिएट किया। ये भी आपका नॉर्मल है, नॉर्मल, और ये भी आपका क्या है, नॉर्मल। अब ये आपका रेयरर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है। तो इन्होंने कहा कि जो डेंसर मीडियम के पार्टिकल होते हैं, अब रेयरर मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं उनमें गैप ज़्यादा होगा, पार्टिकल तो यहाँ भी होंगे, लेकिन जो डेंसर मीडियम में पार्टिकल हैं तो यहाँ पार्टिकल की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इनके कहने का मतलब था कि ये जो पार्टिकल हैं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है इनके बीच में कोई फोर्स लगता है जिसको न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। ये न्यूक्लियर फोर्स छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ऐसे। तो जब ये अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं तो इनका कहने था या इनका मानना था कि लाइट की स्पीड इनके अट्रैक्शन फोर्स के कारण डेंसर मीडियम में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इन्होंने कहा कि लाइट कुछ इस तरह से ट्रैवल करेगी, यानी कि सीधी न जा करके ज़्यादा तेज चलती है तो नॉर्मल से दूर जाएगी। और यहीं पर इनकी थ्योरी फेल हो गई। यहीं पर इनकी थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई, क्योंकि इनका मानना था कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है। उसके एक्सप्लेनेशन में इन्होंने क्या कहा कि यहाँ जो पार्टिकल की डेंसिटी है वो पार्टिकल लाइट को अपनी ओर क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। लाइट में, लाइट को कोई पार्टिकल अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। बात समझ में आई? तो ये इनका एक्सप्लेनेशन था। पहला एक्सप्लेनेशन, करपस्कल्स ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में इन्होंने प्रूफ नहीं दिया, सिर्फ थ्योरी बताई और एक डायग्राम बनाकर छोड़ दिया। यहाँ पर इन्होंने एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की कि इनके पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, वहाँ पर लाइट टिनी पार्टिकल्स स्ट्राइक करते हैं जो डेंसिटी वाले मीडियम से अट्रैक्ट होते हैं और जिससे लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी यहाँ पर लाइट की स्पीड एयर में है और यहाँ लाइट की स्पीड मीडियम में है। तो इनके कहने का मतलब था कि मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है और एयर में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। बात समझ में आई? अब ये किसका किसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए, सबसे ज़रूरी, तो ये तीन ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं लाइट की जिनका एक्सप्लेनेशन इनकी थ्योरी से पॉसिबल ही नहीं था। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूटन्स कैन नॉट एक्सप्लेन। क्या क्या चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे? पॉइंट नंबर, इंटरफेरेंस नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। पॉइंट नंबर 2, डिफ्रैक्शन नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, डिफ्रैक्शन। पॉइंट नंबर 3, पोलराइजेशन नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। अब इनकी थ्योरी थोड़ी डिस्टर्ब थी तो ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है। अब इंटरफेरेंस क्या होता है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप इस वॉल में देखिए, आपको लाइट की इंटेंसिटी कहीं पे ज़्यादा दिखाई देगी, कहीं पे कम दिखाई देगी। जैसे इस साइड देखिए, यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कम है, यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कम है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होती जा रही है, स्लो होती जा रही है। तो इंटरफेरेंस का मतलब होता है कहीं पर लाइट का ज़्यादा होना, कहीं पर लाइट का कम होना। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जैसे सपोज हम एक डायग्राम के थ्रू आपको डिफ्रैक्शन समझाएं, तो यहाँ पे मान लीजिए एक टिनी पार्टिकल के बराबर होल है और यहाँ से लाइट ऐसे इमिट होती है,
तो ऐसे 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 लाइट को ऐसे ट्रैवल करना चाहिए था स्ट्रेट लाइन में, जबकि डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। लाइट स्ट्रेट लाइन में न चल करके ऐसे, तो इसकी शैडो बनने यहाँ से चाहिए थी, लेकिन शैडो बनेगी कहाँ से, थोड़ा सा डेविएशन हो जाता है लाइट में, तो इसी डेविएशन को क्या कहा जाता है, डिफ्रैक्शन कहा जाता है। बात समझ में आ रही है। अब पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या होता है बेटा, पोलराइजेशन में हमारे पास एक क्रिस्टल होता है, यहाँ पर अनपोलराइज्ड लाइट होती है। अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, जो सभी दिशाओं में ट्रैवल करती है, जैसे सन की लाइट, जैसे बल्ब की लाइट, जैसे ट्यूबलाइट की लाइट, ये एवरी डायरेक्शन में मूव करती है, एवरी डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। लेकिन जैसे ही क्रिस्टल लगा दिया जाता है, इसको बोलते हैं पोलेराइड क्रिस्टल, पोलेराइड क्रिस्टल। जैसे ही पोलेराइड क्रिस्टल लगता है, तो पोलेराइड क्रिस्टल दो प्रकार के होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। अगर हम यहाँ वर्टिकल पोलेराइड क्रिस्टल लगाएंगे तो सिर्फ वर्टिकल वाली लाइट रेस पास होंगी, हॉरिजेंटल वाली पास नहीं होंगी। और अगर हम यहाँ पर हॉरिजेंटल वाला क्रिस्टल लगाएंगे तो सिर्फ हॉरिजेंटल वाली लाइट पास होगी, वर्टिकल वाली पास नहीं होगी। यानी क्रिस्टल के थ्रू हम लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आजकल के ग्लास, सनलाइट वाले ग्लास आते हैं, आप देखते होंगे येलो कलर का, कुछ लोग चश्मा लगाते हैं, कुछ लोग ब्लू कलर का, तो बेटा वो क्रिस्टल है। और क्रिस्टल जैसे ही आप अपनी आंखों के सामने लगाते हैं तो बाहर इंटेंसिटी बहुत है लाइट की, लेकिन अब आपकी आंख में इंटेंसिटी जा नहीं पाएगी और आप बहुत धूप में, कड़क धूप में भी आराम से देख पाते हैं। तो किसकी वजह से देख पाते हैं, ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के थ्रू हम लाइट की इंटेंसिटी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये क्रिस्टल कुछ लाइट की इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ वर्टिकल पोजीशन की इमिट होने देता है, बाकी सब हॉरिजॉन्टल वाली इमिट कर लेता है। फिर ऐसे क्रिस्टल बनाए गए कि पर्टिकुलर एंगल के थ्रू, पर्टिकुलर एंगल के थ्रू आप कितनी भी लाइट की इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब करा सकते हैं इन क्रिस्टल्स में, और उसी से पोलराइड क्रिस्टल बनता है और उसी से फिर आपके जितने भी चश्मे हैं इन सबको बनाया जाता है। तो जिसमें जितना अच्छा पोलराइड लगा होगा, जो जितनी अच्छी लाइट की इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब करता होगा, देखिएगा वो चश्मा उतना ही महंगा होगा। जो ब्लैक ब्लू कलर वाले आते हैं, जैसे कुछ ब्रांड के मैं आपको नाम बता देता हूँ, रेबन, रेबन का चश्मा बहुत महंगा आता है, 4000, 5000, 10,000, क्योंकि रेबन में जो क्रिस्टल लगा हुआ है वो क्रिस्टल इतना अच्छा है कि बाहर अगर 100% लाइट है तो वो अप्रॉक्सीमेट 90% को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी आंख तक 10% लाइट को जाने देता है, जिससे आप कड़ी धूप में भी आसानी से देख पाते हैं। इन सब का एक्सप्लेनेशन न्यूटन नहीं कर पाए। अब समस्या ये है कि लोग इनकी बात का यकीन करने लगे। इन्होंने ये थ्योरी बताई और लोग यकीन करने लगे, सभी यकीन करने लगे। क्यों? क्योंकि न्यूटन इज अ ब्रांड। न्यूटन ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं। न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया। तो इतने बड़े वैज्ञानिक होने के कारण लोग इनकी थ्योरी पर कोई भी अपोज नहीं कर रहे थे। बहुत सालों के बाद, अप्रॉक्सीमेट 200 ईयर्स, 1850 में एक साइंटिस्ट आते हैं, फोकॉल्ट। क्या नाम था? साइंटिस्ट का नाम था फोकॉल्ट। और इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाया। क्या करके दिखाया? प्रूफ करके दिखाया, एक्सपेरिमेंट करके, कि एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है और डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। तब जा करके लोगों को यकीन हुआ कि न्यूटन की थ्योरी क्या थी? गलत थी। बात समझ में आई? लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसी समय एक दूसरा वैज्ञानिक 1678, जिसका नाम था हाइगेंस, इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। किस नाम से? हाइगेंस थ्योरी के नाम से। केवल 3 साल का डिफरेंस था। ये चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि न्यूटन भाई साहब गलत बता रहे हैं, लेकिन कोई इनकी बात में यकीन नहीं कर रहा था। क्यों नहीं यकीन कर रहा था? क्योंकि एक नॉर्मल साइंटिस्ट थे, इन्होंने कोई बहुत बड़ी खोज नहीं की थी। न्यूटन इससे पहले भी बहुत सारी जानकारी बता चुके थे, इसलिए लोग इनकी बात का ज़्यादा यकीन कर रहे थे और इनकी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। बात समझ में आई? नहीं आई। और ये डच साइंटिस्ट थे,
अब डच लैंग्वेज में इनके नाम का जो प्रोनाउंसिएशन है ये अलग है। ये जो पहला वर्ड लिखा है HUI, इसको बोलते हैं हॉ, हॉ, क्या बोलते हैं, हॉ। और ये जो GE लिखा है तो डच भाषा में इसको खॉ कहा जाता है। तो अगर डच में इनका नाम सही से प्रोनाउंसिएट करेंगे तो इनका नाम है हॉखन्स। क्या नाम है इनका, हॉखन्स। लेकिन लोग प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनकी स्पेलिंग के अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन किया गया हाइगेंस थ्योरी। लेकिन डच लैंग्वेज में इनका नाम क्या है, हॉखन्स नाम है। और इन्होंने इनसे बेहतर थ्योरी रिप्रेजेंट की थी, जिससे लाइट का रिफ्लेक्शन, लाइट का प्रोपेगेशन स्ट्रेट लाइन में और रिफ्लेक्शन साथ में रिफ्रैक्शन विद फोकॉल्ट एक्सपेरिमेंट, मतलब फोकॉल्ट के नियम के अकॉर्डिंग इनका एक्सपेरिमेंट सही था, किसका, हाइगेंस का। और हाइगेंस ने किसका एक्सप्लेनेशन किया, इंटरफेरेंस। साथ में किसका एक्सप्लेनेशन किया, डिफ्रैक्शन। पर ये भी एक जगह फेल हो गए, किसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए, पोलराइजेशन का नहीं कर पाए। मतलब न्यूटन से बेहतर थ्योरी थी, इसके बावजूद भी पोलराइजेशन का एक्सप्लेनेशन हाइगेंस के थ्योरी के द्वारा नहीं हुआ। तो आज मैंने आपको सिर्फ न्यूटन्स थ्योरी बताई है और साथ में उस वैज्ञानिक का नाम बताया जिन्होंने न्यूटन को गलत प्रूफ किया 200 साल बाद। और तब जाकर के लोगों को यकीन हुआ कि हमें हाइगेंस की थ्योरी में बिलीव करना चाहिए था। अगर वो इस टाइम पे 1678 के टाइम्स में इस थ्योरी को यकीन कर रहे होते तो हो सकता है दुनिया कहीं से कहीं पहुंच जाती। दुनिया पीछे चली गई, कितनी, 200 साल पीछे चली गई, क्योंकि लोगों को यकीन था इस थ्योरी पर और लोग यकीन नहीं कर रहे थे हाइगेंस की थ्योरी पर। तो हो सकता है अगर उसको यकीन करते तो और चीज़ें इस बीच में सामने आ सकती थी। बात समझ में आई? आप इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले ये पॉइंट नोट करेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन नोट करेंगे, डायग्राम बनाएंगे इसका और इसका। उसके बाद में इसके नीचे फोकॉल्ट का नाम लिखेंगे, सन लिखेंगे और इन्होंने प्रूफ किया था कि एयर में इस लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में कम होती है। फिर इसको नहीं लिखेंगे आप, इसको कल पढ़ाएंगे आप। ये हाइगेंस थ्योरी है, इसमें आपको याद ज़्यादा रखना है कि क्या क्या बताया गया है।